हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ अक्षरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरजीएस का एक बहुत ही स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग माइनर एक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ये राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। इसका जो एक्ट नंबर क्या है 2। और ये राजस्थान राजमार्ग ऑन द 20 डेज मार्च 1950। ये डेट हमें याद रखनी है। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, जब आप एक्साइज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है लिक्विड, लिकर यानी शराब। लेकिन एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट आपको सिर्फ लिकर नहीं देखनी, आपको इसका रेवेन्यू, इसका लीगल कंट्रोल और इसके ऑफेंस को समझना है। ये एक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से सेक्शन फर्स्ट से। किसी भी एक्ट का सेक्शन फर्स्ट उसके नाम और एड्रेस जैसा होता है। देखिए, नाम क्या है तो राजस्थान एक्साइज एक्ट। उसका एक्सटेंड का है तो इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ राजस्थान। पुराने जमाने में जब प्रिंसली स्टेट होते थे तब अलग बात थी, पर आज ये पूरे राजस्थान पर लागू है। इसकी कमिटमेंट डेट क्या है तो इसकी कमिटमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो के लिए। तो इसकी कमिटमेंट जो डेट है वो है जुलाई 1 जुलाई 1915। ये डेट हमें याद रखनी है। देखिए, अब चलते हैं सेक्शन थर्ड की तरफ। सेक्शन 2 ओमिटेड। सेक्शन थर्ड डेफिनेशन की बात करता है। देखिए, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है किस चीज की? बियर। बियर इंक्लूड एले, स्टूट, porter and all other fermented liquid made from malt। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? बियर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? वो एरिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ comprised in the our area Tulka of Banaskanta district in the state of Bombay as exist immediately before the first day of November 1956। हमें इसमें सिर्फ ये डेट याद रखना है और ये नेम इसका। और जो थर्ड जो सेक्शन दी गई है, थर्ड डेफिनेशन, सॉरी, जो थर्ड डेफिनेशन है, डिनोटर मींस mixed with such substance and by such process as may be prescribed under section 42 in the order to render any spirit unfit or human consumption, whether as a braves or as a medicine or any other way whatever। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए, फोर्थ में क्या दिया गया है? फोर्थ में एक्सेसिबल आर्टिकल्स। तो कितने दिए गए हैं आर्टिकल्स? इसमें टोटल 5 आर्टिकल्स के बारे में बताता है। जो पहला आर्टिकल है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्प्राइट बारे में। फर्मेंट लिक्विड एनी अल्कोहल, लिकर और ह्यूमन कंजप्शन और डिनेटर स्प्राइट और डिनेटर स्पिरिट सेपरेशन। और जो सेकंड है एनी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स। फोर्थ स्टिल और अदर एप्लीकेशन इन डिस्टिलेशन। और फोर्थ
जो क्लॉज है वो किस बारे में बात करता है? फॉर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल और डेस्टिलेशन। और लास्ट जो है एनी अदर आर्टिकल विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर टाइम टू टाइम डिक्लेयर टू बी एग्जिसिबल आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। और जो सिक्स है वो किस बारे में बात करता है? हेरिटेज लेकर। इसकी जो इसके 6 पॉइंट है, सॉरी मैंने 5 बोल दिए थे। हेरिटेज लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ जो डेफिनेशन दी गई है इस चीज के बारे में, एक्साइज कमिश्नर। तो जो एक्साइज कमिश्नर है उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरे राजस्थान के लिए एक एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करेगी। ये इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा बॉस होता है। इसका काम है पूरे स्टेट में एक्साइज रेवेन्यू और कंट्रोल को सुप्रीमपोज करना। और नेक्स्ट कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी। मैनी मीन्स excise duty means any duty of excise imposed by or under this act or accessible article manufactured or produced in those part of state Rajasthan which this act extend। नेक्स्ट देखते हैं। जो सेवेंथ है वो किस बारे में बात करता है? एक्साइज ऑफिसर means any officer or person other than the excise commissioner appointed under section 9 or invested with the power of excise officer under this act। नेक्स्ट देखते हैं एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू means revenue derived or derivable from any payment, duty, fees, tax, fine other than the fine imposed by a court of law or confiscation imposed or ordered under the provision of this act or any other law at the time being in the force relating to the liquor and intoxicating drugs। सेक्शन सॉरी 9 डेफिनेशन किस बारे में बात करता है? एक्सपर्ट मीन्स टू टेक आउट ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान विच दिस एक्ट एक्सटेंड। और जो डेफिनेशन 10 है वो किस बारे में बात करती है? फॉर्मेंटेड लिकर मीन्स वाइन which and fermented dairy any other liquor that may from the time to time be declared by the state government fermented liquor। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्ट सेक्शन डेफिनेशन 13 जो है इंपोर्ट के बारे में बात करती है मीन्स टू ब्रिंग इनटू दोज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। नेक्स्ट डेफिनेशन जो 14 में दी गई है किस चीज की? intoxicating drugs means the level small toss and flowering of the fruiting top of the hemp plant cannabis sativa including all forms known as the bhang सिद्धि और गांजा। ये इसके पॉइंट दिए गए हैं। जो 14 ए है वो लेंसर पॉपी हेड्स मीन्स द कैप्सूल ऑफ द ओपियम plant whether in their original form or cut crush or powder from which juice has been extracted।
जो 15 है वो किस बारे में बात करते हैं, लिकर के बारे में, और 16 जो है मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, और 17 मैन्युफैक्चर। मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जीएमएफसी। और जो 17 ए है वो मॉलिसिस की बात करता है। जो 18 है वो पचुआई के बारे में बात करता है, और 19 में प्लेस के बारे में दी गए हैं, और जो 20 है वो सेल के बारे में बात करता है, और 21 स्प्रिट, और 21 ए जो है स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में बात करते हैं, और 21 भी स्टिल के बारे में बात करते हैं, स्टिल इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ एंड एनी अदर apparatus for distillation or manufactures of spirits। नेक्स्ट देखते हैं 22 जो कि तारी के बारे में बात करते हैं, 23 टू बॉटल, और 24 टोला, 25 ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करती थी। तो ये रही थी डेफिनेशन क्लॉज। अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, जो पावर ऑफ स्टेट। सेक्शन 4 किस बारे में बात करते हैं, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। To declare what is to be deemed liquor, the state government may notification on the official gazette declare the substance of liquor। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि लिकर किसे कहा जाएगा। The state government may in the like manner of the like purpose declare what shall be deemed currently liquor or foreign liquor। यानी कि सिर्फ देसी नहीं, विदेशी जो लिकर है उसके बारे में भी ये डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 5 किस बारे में बात करते हैं, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। तो ये लिमिटेशन के बारे में बात करता है। देखिए, the state government may by the notification of official gazette declare with respect either to all the territories of state of Rajasthan which this act extend, or to any local area comprised there in the regard purchases generally, or for any specified class of purchase generally, or for any occasion what quantity of any accessible article shall for the purpose of this act be the limit of sale by retail। The sale of any accessible article in any quantity in the excess of quantity declared in the respect thereof under section first as the limit of sale by retail small be deemed to be sale wholesale। सेक्शन 2 जो कि पोजीशन के बारे में बात कर देता है, पोजीशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। देखिए, when any accessible article in the possession of the person, wife, clerk, servant or account of the that person, if sale for the purpose of this act be deemed to be in the possession of that person। यानी कि जो पर्सन है उसकी पोजीशन में है, अगर वो पर्सन उस टाइम पे मौजूद नहीं भी है, जो उसकी वाइफ है, क्लर्क है या सर्वेंट, तो ये माना जाएगा कि इन तीनों के पोजीशन में वह सामान है। अब पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो हाँ, ये इनके अंतर्गत आएंगे। देखिए,
सेक्शन 7 है जो कि सेविंग्स के बारे में बात करता है, सेविंग इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम्स। Nothing contained in this act shall affect the provision of any law relating to custom for the time being of force any rule or order to be thereunder. चैप्टर सेकंड जो बात करता है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो देखिए सेक्शन जो 8 है वो कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में बात करती है। देखिए 8 सेक्शन पर जैसे हम आते कहते हैं, देखिए सेक्शन 8 पर जैसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर, तो सिंपल वर्ड में कहें तो अपना काम किसी और को सौंपना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्साइज कमिश्नर को दे सकती है। एक्साइज कमिश्नर अपनी कुछ पावर्स अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है ताकि काम जल्दी और स्मूथली हो सके। जो सेक्शन 9 है वो किस बारे में बात करती है, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ एक्साइज ऑफिसर के बारे में बात करती है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट shall appoint the excise commissioner and any appoint may additional excise commissioner may be deemed necessary to the whole of the part of the state of Rajasthan। यानी कि इसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। ये कहता है कि डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर एक्साइज कमिश्नर के कंट्रोल में काम करेंगे और एक्साइज कमिश्नर खुद स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करेगा, यानी अनलिमिटेड बॉस कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। अब जो 9A है वो किस बारे में बात करती है, अपील एंड रिवीजन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट इस सेक्शन पर डबल स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये राजस्थान मीन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर किसी एक्साइज ऑफिसर ने आपका लिकर लाइसेंस कैंसिल कर दिया या आप पर कोई पेनल्टी लगाई दी तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करोगे। तो सेक्शन 9A हमें बताता है कि अपील और रिवीजन का रास्ता क्या है। तो अपील कहाँ होगी, अगर ऑर्डर किसी एक्साइज ऑफिसर जो कमिश्नर से छोटा है ने पास किया है तो अपील जाएगी कहाँ, एक्साइज कमिश्नर के पास। अगर ऑर्डर खुद एक्साइज कमिश्नर ने पास किया तो अपील कहाँ जाएगी, अब तो टैक्स बोर्ड के पास, यानी कि राजस्थान टैक्स बोर्ड जो अजमेर में है वहां जाएगी। और इसमें कुछ टाइम लिमिटेशन भी बताया गया है। तो इसमें जो टाइम लिमिट है वो कितने दिन का है, 60 डेज। देखो अपील करने के लिए आपके पास कितना समय है, वेयर एक्ट कहता है कि 60 डेज। जिस दिन आपका ऑर्डर की कॉपी मिली, जिस दिन आपको ऑर्डर की कॉपी मिली उसके 60 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी होगी। अब बात करते हैं रिवीजन के।
अगर आप अपील नहीं कर पाए या अपील का के बाद भी मामला क्लियर नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बोर्ड के पास सुमोटो या किसी एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड मंगवाकर चेक करने की पावर होती है जो ऑर्डर पास हुआ है वो लीगल है या नहीं। इसको हम रिवीजन कहते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है, एनी रिवीजन सब सेक्शन फोर्थ में बी प्रेफर्ड एनी टाइम विद इन द 30 डेज। हमें ये दो जो डेट दी गई है 60 डेज और 30 डेज ये हमें याद रखनी है। अब चलते हैं 9B पर। 9B किसके बारे में बात करते हैं? बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन एंटरिंग एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और modify any original order passed by any officer competent to do so under the provision of the act. Any order passed under or referred to in the section 9 अब सेक्शन 10 के बारे में बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और कन्फर्मिंग पावर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कन्फर्मिंग पावर के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10A एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट और इम्पैक्टिंग गुड वाइल इन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो सेक्शन 11 में इंपोर्ट ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल के बारे में बात करें तो नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी इंपोर्ट unless the state government has given permission either general or special. Such condition, if any, as the state government impose have been satisfied, and the duty, if any, imposed under section 28 has been paid or bond has been executed of payment. और सेक्शन 12 जो है एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्जिसिबल आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो नो एग्जिसिबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्ट अनलेस द ड्यूटी ऑफ imposed under section 28 has been paid or such condition if any state government may impose have been satisfied. सेक्शन 13 जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल आर्टिकल। आप देखिए ये तो इंपोर्ट हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 3 में पढ़ा था कि इंपोर्ट का मतलब है राजस्थान के बाहर से कोई एक्सेसिबल आर्टिकल स्टेट के अंदर लाना। और रेस्ट्रिक्शन देखिए रेस्ट्रिक्शन लगाते यह सेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान एक्सेसिबल आर्टिकल तब तक इंपोर्ट नहीं कर सकता जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। सेक्शन 14 जो है किस बारे में बात करती है? पासिस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि उसने प्रिस्क्राइब किया है कि अगर आप बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए या बिना पास के एक बोतल भी बाहर से लेते हैं तो परमिशिबल लिमिट से ज्यादा है तो वो इलीगल इंपोर्ट माना जाएगा। एक्सपोर्ट यानी राजस्थान से किसी एक्सेसिबल आर्टिकल को बाहर से किसी स्टेट या देश में भेजना। ठीक है। सेक्शन जो
11 सेक्शन जो 14 और 12 जो कहता है कि आप राजस्थान में बनी कोई लेकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को स्टेट के बाहर तब तक नहीं भेज सकते जब तक आपने स्टेट गवर्नमेंट की टर्म्स और कंडीशन को पूरा ना किया हो और इसके लिए जो जरूरी एक्सपोर्ट पास होता है वो ना ले लिया हो। ये क्यों जरूरी है? क्यों? ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि कितना माल स्टेट से बाहर जा रहा है और उस पर टैक्स फीस रिकवर हो सके। तीसरे टर्म पर ट्रांसपोर्ट, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब देश के बाहर जाना नहीं, इसका मतलब है विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी कि एग्जाम्पल से देखिए, उदयपुर से जयपुर ले जाना, कोई भी लिकर स्टॉक उदयपुर से जयपुर ले जाना। तो सेक्शन 14 जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल कर यह तय कर सकता है कि लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइजेबल आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पास जरूरी होगा। यानी अगर आप बिना पास के पूरे स्टेट में इस सेक्शन का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एक बेसिक रूल याद रखना, पर्सनल कंजप्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक रियल लिमिट तय की है हुई है। अगर आप उस लिमिट के अंदर कोई लीगल लेकर ट्रांसपोर्ट या पास करते हैं तो उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती या रेस्ट्रिक्शन कॉमर्शियल बल्क क्वांटिटी पर लगाते हैं। इसका एक्सेप्शन भी बताए हैं, तो इसके लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ये सेक्शन 15 बताता है लिमिट के बारे में। अब आते हैं स्टूडेंट चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर पोजीशन एंड सेल के बारे में। सेक्शन 16 मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सेसाइबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड एक्सपेक्ट अंडर द प्रोविजन। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 16। सेक्शन एक क्लियर प्रोहिबिशन या रोक लगाता है कि लॉ कहता है कि बिना एक्साइज कमिश्नर के लाइसेंस परमिशन के कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई एक्सेसाइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कोई डेस्टिलरी या बेरीवे खोली नहीं जा सकती और लेकर बनाने का कोई प्लांट या इक्विपमेंट अपने पास रख भी नहीं सकता। यानी कि कोई भी चीज, ट्री हुआ, उसका ट्री का सेल, स्टेबलिकर, शेल, बॉटल, तो ये सब चीजों पर रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लगाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेस्टिलेशन एंड वेयर हाउस के बारे में बात करता है। यह सेक्शन एक्साइज कमिश्नर को पावर देता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से गवर्नमेंट डिस्ट्रिल्स या वेयर हाउस बना सके। ये किसी प्राइवेट व्यक्ति को इनको चलाने का लाइसेंस दे सके जाने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पे करने का बाद ही माल बाहर निकलेगा। और जो सेक्शन 18 है वह किस बारे में बात करती है? रिमूवल के बारे में। रिमूवल ऑफ एक्सरसाइजेबल आर्टिकल फ्रॉम डेस्टिलरी। सेक्शन 19 जो है किस बारे में बात करता है? तो पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ एक्सरसाइजेबल आर्टिकल इन
excess of quantity prescribed by the state government prohibited except under the permission. देखिए स्टूडेंट इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आम जनता को इसका लॉ पता नहीं होता। सवाल ये है कि एक आम आदमी अपने घर में या गाड़ी में कितनी लेकर रख सकता है। तो सेक्शन 19 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर एक लिमिट प्राइवेट पोजीशन तय करती है। अगर आप उस लिमिट के अंदर कोई शराब या लिकर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से एक स्पेशल परमिट या लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित लिमिट से ज्यादा लेकर बिना परमिट के घर में रखता है तो वो सेक्शन 19 का वायलेशन है और इसकी सजा हम अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 20 जो सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड के बारे में बात करती है। अब 20 साफ कहता है कि नो एक्सेसिबल आर्टिकल सेल बी सोल्ड विदाउट अ लाइसेंस। बिना वैलिड लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं बेच सकता। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो प्री में पूछा जाता है। सेक्शन 20 के सब क्लास 2 सेल बाय अ पर्सन और सर्वेंट। अगर दुकान का मालिक मौजूद नहीं है और उसका नौकर बिना लाइसेंस या बिना रूल के शराब बेचता है तो लाइबिलिटी किसकी होगी? लॉ कहता है कि मालिक और नौकर दोनों लायबल हो सकते हैं अगर उन्होंने रूल तोड़ा है। सेक्शन 21 सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि लाइसेंस के बिना सेल नहीं कर सकते। अब सेक्शन 2 किस बारे में बात कर रहा है? 2 बात करता है प्रोहिबिटेड ऑफ सेल सर्टेन पर्सन सर्टेन मैनर सर्कमटेंसेस। इस एक्ट के तहत कोई भी लाइसेंस सेक्शन 23 prohibition of employment children under the age of 18 year or women and certain other person। इसके एज ऑफ वुमेन हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 24 ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसका जो लाइसेंस है कौन करेगा? तो इस एक्ट में लाइसेंस कौन देता है? एक्साइज कमिश्नर। सेक्शन 26 grantee of exclusive privilege may let of assign। और सेक्शन 27 जो है रिकवरी ऑफ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज सम ड्यू टू हिम। अब बात करते हैं चैप्टर 5 ड्यूटीज फीस एंड सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये चैप्टर इस एक्ट का फाइनेंशियल बैकबोन है। एक जज या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस किस चीज पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है।
तो सेक्शन 28 ड्यूटी ऑन एक्सरसाइजेबल आर्टिकल के बारे में बात करती है। देखिए, सेक्शन 28 स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो किसी भी एक्सरसाइजेबल आर्टिकल पर ड्यूटी लगा सके। यहाँ तो टर्म्स आती हैं, यहाँ दो टर्म्स आती हैं जो आप एक्साइज ड्यूटी और कंट्रोलरी ड्यूटी। देखिए, एक्साइज ड्यूटी जब कोई एक्सरसाइजेबल आर्टिकल राजस्थान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो एक्सक्यूज ड्यूटी कहते हैं। और कंट्रोलिंग ड्यूटी जब कोई एक्सरसाइजेबल आर्टिकल राजस्थान के बाहर राजस्थान में इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उस यूज ड्यूटी कहते हैं, उसे काउंटर बिलिंग ड्यूटी कहते हैं। यह इसलिए लगाई जाती है कि ताकि बाहर से आने वाले जो भी माल और स्टेट के अंदर बनने वाला माल दोनों बाहर पर आ सके। सेक्शन 28A सरचार्ज और मिटिगेटिंग नेचुरल और मैन-मेड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 29 जो कि मैनर लाइन ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 13A जो इंटरेस्ट ऑफ पेयर फीलर पे एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 13A पावर टू रिड्यूस वाइव इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं चैप्टर 6 लाइसेंस परमिट पास के बारे में बात करते हैं। For the section 31 for the condition of license, every license permit the pass grant under this act shall be granted by such authority on payment subject of subject to restriction of such on such condition in such the form of contain such particular and such period. State government may prescribe by rules either generally or any class of license, permit or passes, or as the state government may direct or any particular license, permit or pass. Section 32 चूंकि saving or license in force at the commencement of this act. Section 33 power of authority generating license require execution of counterpart agreement. और 34 पावर ऑफ कैंसिल एंड सस्पेंड लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, लाइसेंस कैंसिलेशन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 34 में वो ग्राउंड दिए गए हैं जहां एक्साइज अथॉरिटी आपके लाइसेंस तुरंत कैंसिल सस्पेंड कर सकती है। देखिए, लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्साइज ड्यूटी जब कोई एक्साइजेबल आर्टिकल राजस्थान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो उस पर टैक्स लगता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। सेक्शन 35 जो कि फ्यूचर पावर कैंसिलेशन के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 34(6) सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल के बारे में बात करते हैं, यानी कि सरेंडर के बारे में बात करते हैं।
और सेक्शन 37 नो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 38 टेक्निकल इरेगुलरिटीज के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 जनरल प्रोविजन के बारे में। तो सेक्शन 39 जो कि मेजर वेट एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 14 जो कि रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बात करता है। 14A स्पेशल मोड ऑफ द रिकवरी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, 6 एक्सप्लेनेशन है। और सेक्शन 41 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल के बारे में बात करता है। सेक्शन 42 जो कि पावर ऑफ चीफ एक्साइज अथॉरिटी टू मेक रूल के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं चैप्टर 8 पर जो पावर और एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर के बारे में बात करता है। सेक्शन 43 जो कि पावर ऑफ एंटर इंस्पेक्ट प्लेस मैन्युफैक्चर और सेल के बारे में बात करता है। सेक्शन 44 पावर ऑफ सर्टेन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 45 पावर ऑफ अरेस्ट सीजर एंड डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 46 पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट ऑफ इश्यू वारंट और सर्च अरेस्ट के बारे में बात करता है। और सेक्शन 47 जो कि पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर सर्च विदाउट वारंट के बारे में बात करता है। वारंट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो ये सेक्शन दी गई है 43 और 44, देखिए 43 क्या बात कर रहा है, कोई भी एक्साइज ऑफिसर किसी भी शॉप डिस्टिलरी या वेयर हाउस में कभी भी एंटर करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रजिस्टर चेक कर सकते हैं और स्टॉक नाप सकते हैं। इसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है, यानी कि विदाउट वारंट वो वहां पर सर्च और सीज कर सकते हैं। ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वो ऑफिसर रात हो या दिन किसी भी समय उस जगह में एंटर कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और वहां मौजूद आरोपी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। प्रोसीड्यूरल सेफ गार्ड, लेकिन ध्यान रखना बिना वारंट के छापा मारने के बाद ऑफिसर को अपने रीजनेबल रीजन टू बिलीव को पेपर पर लिखना होता है और उसकी कॉपी तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को भेजनी होती है ताकि पावर का मिसयूज ना हो, यानी कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट के बारे में बताएगा। ये 44 बताता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन देना होगा। और जो 45 है जो पावर ऑफ अरेस्ट सीजर के बारे में बात करते हैं। और 46 पावर टू एक्साइज के बारे में। और 47 पावर टू एक्साइज ऑफिसर सर्च विदाउट वारंट। और 48 जो कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट और सर्च के बारे में बात करता है। और 49 जो कि मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कोड के बारे में बात करता है। यानी कि जो
47 एंड 49 अरेस्ट, लैंडलॉर्ड ड्यूटी एंड बेल की प्रोविजन के बारे में बताया गया है। देखिए 47 में यह एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर आप किसी जमीन या घर के मालिक लैंडलॉर्ड हैं और आपके किराएदार या आपकी जमीन पर कोई इलीगल बातें चल रही हैं, तो लॉ कहता है कि आपकी ड्यूटी है कि आप तुरंत उसकी जानकारी एक्साइज डिपार्टमेंट का पुलिस को दें। अगर आपने जानकारी छिपाई तो आपको भी अपराध का हिस्सा माना जा सकता है। और सेक्शन 49 जो कि प्रोविजन रिगार्डिंग बेल के बारे में बात कर रहा है। एक्साइज एक्ट में जो एक्साइज एक्ट में बेल के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल एनडीपीएस या बाकी स्पेशल लॉ की तरह। अगर किसी को कॉमर्शियल क्वांटिटी या बड़े ऑफेंस में पकड़ा गया है तो मजिस्ट्रेट तक बेल नहीं देगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने का मौका ना मिला हो। अब आते हैं सेक्शन 15 पर, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफेंस एंड टू एक्साइज ऑफिसर। सेक्शन 51 इसके बारे में बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड गिविंग इंफॉर्मेशन। 52 बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर जब पुलिस स्टेशन टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज। 53 पावर टू क्लोज शॉप फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं चैप्टर 9 में ऑफेंस एंड पेनाल्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए सेक्शन 54 जो है पेनाल्टी ऑफ अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 54 इस एक्ट के मास्टर सेक्शन है। अगर आपने बिना लाइसेंस या परमिट के पहले देखिए बिना लाइसेंस परमिट के अगर आपने क्या किया हो, इलीगल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया हो, या इलीगल मैन्युफैक्चर या शराब बनाई हो, बिना परमिट का पोजीशन रखा हो, या कोई डेस्टिलरी बत्ती लगाई हो, तो पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट कितनी होगी? तो लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस धारा में दोषी पाया जाता है तो उससे इम्प्रिजमेंट कितना मिलेगा? देखिए तो इसमें इम्प्रिजमेंट कितना है, 6 मंथ और 3 इयर्स। देखिए 6 महीने का कम नहीं होगा 6 महीने से, और 3 साल तक बढ़ेगा, बढ़ाया जा सकता है। और फाइन कितना दिया गया, कम से कम 200 रुपये से लेकर 2000, 20,000 रुपीज, 200 रुपीज। ये हमें याद रखनी है पनिशमेंट इसकी। अब चलते हैं 54A में, प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है ये। देखिए ऑनर ऑफ एनिमल कार्ट वेसेस raft, motor vehicle, any other means of convenience deemed to be guilty in certain cases। देखिए लॉ का एक बेसिक रूल होता है, इनोसेंट अंटिल प्रोवेंड गिल्टी, यानी जब तक दोष साबित ना हो अपराधी बेगुनाह है, और आरोपी बेगुनाह है। और दोष साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो प्रोसिक्यूशन पर होता है।
लेकिन सेक्शन 54A इस रूल को उल्टा कर देता है। इसको कहते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 54 एक कहता है कि इलीगल लिकर या शराब बनाने का कोई सामान मिलता है तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगा कि इसने ही इस एक्ट के तहत अपराध किया है। अब यह प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है कि साबित करना, अब उस एक्यूज्ड को कोर्ट में खड़े होकर साबित करना पड़ेगा कि सर ये सामान मेरा नहीं है या ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तो उसका साबित करने का भार किस पर रहेगा? प्रोसिक्यूशन पर। सेक्शन 54B पेनाल्टी के बारे में बात करते हैं। पेनाल्टी फॉर अडल्ट्रेटिंग रिजल्टिंग इन डेथ। तो इसमें कितना पनिशमेंट दिया गया है? इसमें पनिशमेंट और फाइन याद रखना, पहला है 2 इयर्स और 1 लाख रुपीस, और सेकंड में कितना है 2 इयर्स और 5,000 रुपीस, जो कि बढ़कर कितना होगा 5 लाख रुपीस तक हो सकता है। और तीसरा कितना है 10 इयर्स, जो कि 50,000 रुपीस फाइन होगा, और जो कि कितना हो सके 2 लाख रुपीस और 5,000 रुपीस, यानी कि 2,50,000 रुपए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 54C ऑर्डर टू पे कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं। तो कितना कंपनसेशन दिया गया है इसमें? तो नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, और डिसेबिलिटीज में कितना 20,000 रुपीस। अब 54D जो कि किस चीज के बारे में बात करते हैं? पेनाल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो आईपीसी में दिया गया है, बीएनएस में। 55 पेनाल्टी फॉर अनलॉफुली सेलिंग टू पर्सन अंडर 18 और एम्प्लॉयड चिल्ड्रन और वुमेन के बारे में बताते हैं। 56 जो कि पेनाल्टी फॉर रिगार्डिंग डीनेचर स्पिरिट फिट और ह्यूमन कंजप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई। कुछ लोग क्या करते हैं कि डीनेचर स्पिरिट जो फैक्ट्री में यूज होती है और पीने लायक नहीं होती को केमिकल प्रोसेस के से ठीक करके पीने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। ये शराब में मिलावट करते हैं। सेक्शन 56 इन्होंने वार्निंग देता है, सेक्शन 56 इनको वार्निंग देता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी डीनेचर्ड स्पिरिट को बदलता है या उसमें मिलावट करता है, यूज उसे निशा किया या उसे तो यूज अप टू 3 इयर्स, तो अगर वो ऐसा करता है मिलावट तो उसकी इम्प्रिजमेंट कितनी है? अप टू 5 इयर्स और 2 इयर्स, जो कि एक्सटेंड कितनी होगी 5 इयर्स तक। लेस देन कितनी है? 2 साल से कम नहीं होगी और 5 साल से तक हो सकेगी। और इसमें भारी फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 56 जो कि पेनाल्टी ऑफ पोजीशन ऑफ एक्सरसाइजेबल आर्टिकल अनलॉफुल इंपोर्टेड के बारे में बात करती है। सेक्शन 58
पेनाल्टी ऑफ सर्टेन एक्ट बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट के बारे में बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 58 ए पेनाल्टी ऑफ अडल्ट्रेशन बाय लाइसेंस्ड वेंडर और मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है 59, वो पेनाल्टी ऑफ कंजप्शन ऑफ केमिस्ट शॉप के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन जो 60 है वो पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू ड्यू ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। इसकी पेनाल्टी कितनी है? देखिए, इसके 3 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट है और फाइन कितना है? 500 रुपीज। और इसकी पहले वाली सेक्शन में कितना था? फाइन 200 रुपीज। और इसमें इम्प्रिजमेंट कितना दिया गया है? तो इसमें जो इम्प्रिजमेंट है वो कितना होगा? 3 मंथ्स इम्प्रिजमेंट। कि अगर कोई भी मिलावट करता है और वो शॉप पकड़ी जाती है मिलावट करते हुए, तो उसे कितना पनिशमेंट दिया गया है? 3 मंथ्स का। ये हमें याद रखना है। फाइन और पनिशमेंट, इसमें बहुत सारे फाइन और पनिशमेंट दिए गए हैं। देखिए, 61 बात करता है पेनाल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वेजिटेज सर्च। और सेक्शन 61A पेनाल्टी फॉर सर्टेन एक्ट एंड ओमिशन बाय एक्साइज ऑफिसर के बारे में बात करता है। 62 बात करता है पेनाल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइड। और सेक्शन 62 बात करता है 2A बात करता है ऑफेंस बाय कंपनी। इसमें कितने पनिशमेंट दी गई है? तो देखिए, जो पेनाल्टी फॉर ऑफेंस है तो उसके बाद इसमें 200 रुपीज दिए गए हैं फाइन। और जो ऑफेंस बाय कंपनी है उसमें कितना दिया गया है? तो उसमें जो ऑफेंस है तो उसका जो सेक्शन 62A ऑफेंस बाय कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेक्शन 64 जो है मैन्युफैक्चर सेल और पोजीशन बाय वन पर्सन टू अकाउंट ऑफ अनदर बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 65 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। और 66 इनहांस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 66 इज सिक्योरिटी फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफिसर के बारे में बात करता है। जो सेक्शन 66 है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्रेडिट बाय फाइन्स और टू एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में बात करता है। जो सीआरपीसी बीएनएस में आपने पढ़ा है कि मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध को का संज्ञान ले सकता है, लेकिन राजस्थान एक्साइज एक्ट का स्पेशल लॉ है और इसको सेक्शन 67 एक बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सेक्शन 67 कहता है कि कोई भी कोर्ट इस एक्ट के तहत किसी अपराध को का कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगी जब तक एक्साइज कमिश्नर और का कोई ऑथोराइज्ड एक्साइज ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब्ड रैंक से ऊपर हो। कोर्ट में एक फॉर्मल कंप्लेंट
या रिपोर्ट ना फाइल करें। इसका जुडिशियल नोटिस, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आम नागरिक सीधे कोर्ट जाकर एक्साइज एक्ट के तहत किसी पर केस दर्ज नहीं करवा सकता। केस चलाने के लिए सरकारी ऑफिसर की रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। इस पॉइंट को प्री के लिए अंडरलाइन कर लीजिएगा। 8 जो कि प्रिजम्पशन ऑफ कमीशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है, और सेक्शन 69 व्हाट थिंग्स आर लाइबल कंसिफिकेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 बात करते हैं पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर कंपाउंड ऑफिसर। देखिए, अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे सरकार कहती है, जहां सरकार कहती है चलो आपसे गलती हो गई, आप कोर्ट के चक्कर मत काटो, एक तयशुदा फाइन सरकार के खजाने में जमा कर दो और मामला यहाँ खत्म। तो जो 17 है वो एक्साइज कमिश्नर या अथॉराइज ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर इस एक्ट को वायलेशन का आरोप है, एक सम ऑफ मनी कंपाउंडिंग फीस लेकर अपराध को कंपाउंड कर सके। अक्सर क्या होगा, जैसे ही पैसा जमा होता है, अगर वो व्यक्ति कस्टडी में है तो उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा और उस पर आगे कोई केस नहीं चलेगा। इट हैज द अफेक्ट ऑफ एन एक्चुअल। देखिए, जो ऑफेंस बाय कंपनीज होता है, देखिए अगर कोई आम आदमी, देखिए जो कंपनीज के बारे में देखें, अगर कोई आम आदमी इलीगल शराब बेचे तो उसे, देखिए सेक्शन में फाइन के बारे में भी बात करते हैं, कितनी मनी के लिए 5,000 से ज्यादा, 5,000 से कम नहीं होगी, जो कि 10 टाइम एनुअल लाइसेंसी फीस होगी। कितनी फीस की बात देता है, 5,000 से ज्यादा, 5,000 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं, मिसक्लेनियस। देखिए सेक्शन 71 एग्जम्पशन के बारे में बात करता है। इस एक्ट का आखिरी महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 71। एक्ट तो लेजिस्लेचर ने 1915 में बना दिया था, लेकिन बदलते समय के साथ दुकानों की टाइमिंग क्या होगी, ऑनलाइन लॉटरी कैसे होगी, लाइसेंस की नई फीस क्या होगी, ये सब छोटे छोटे बदलाव करने की पावर किसको दी गई है। तो सेक्शन 71 साफ कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रूल्स बनाने की पूरी पावर है। इसलिए पावर का यूज करके राजस्थान एक्साइज रूल 1915 बनाया गया। तो स्टूडेंट, अगर आप इसके नेक्स्ट जो सेक्शन है 72
वह किस बारे में बात करता है? पनिशमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड नोटिफिकेशन। सेक्शन 72 पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 73 जो कि बार ऑफ सर्टेन सूट के बारे में बात करता है। और सेक्शन 74 पावर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम के बारे में बात करता है। ये रहे इसके शेड्यूल। तो ये एक्ट हमारा खत्म होता है। इसी तरीके की आप और भी लोकल लॉस पर या मेजर लॉस पर टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।